वेलकम बैक टू रेनू बायो क्लासेस। आज हम लोग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल, क्योंकि पिछले क्लास में हमने अपनी पूरी सेल की थ्योरी, सेल सारे डिटेल्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो सेल को ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। नाउ द फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये नाम से ही पता चल रहा है, यूनी और सेलुलर। यूनी मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल। मीन्स द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसको अदर वे में भी कह सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल से सिर्फ इसमें एक ही सेल होता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। एक नया वर्ड हम लोग सीख रहे हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब हो गया कि ये ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के हेल्प के बिना खुद को रेप्लिकेट करता है, खुद को डिवाइड करता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये अमीबा है, ठीक है। अब ये अभी सिंगल है, ये पूरे मेच्योर्ड है, तो ये क्या कहलाता है? पेरेंट सेल कहलाएगा। लेकिन जब इसका रेप्लिकेशन होता है, ये जब डिवाइड करता है, तो ये दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, एक, और ये दोनों कहलाता है डॉटर सेल। ये डॉटर सेल्स कहलाए। तो ये जो रेप्लिकेट हुआ, ये किसी ऑर्गेनिजम्स के विदाउट हेल्प के बिना ये खुद को रेप्लिकेट कर रहा है। तो इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। इसको किसी पर भी डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि ऑल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द फंक्शंस इनसाइड द सेल। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, आपका एक्सक्रीशन हो गया, फीडिंग हो गया, ये सिर्फ एक सेल के थ्रू होगा और ये विद इन द सेल होगा। ये हमारा हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। इसके एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे अमीबा हो गए, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास एंड सर्टेन बैक्टीरिया। These are called unicellular organism. Now the next is multicellular organism. मल्टी से ही लग रहा है, बहुत सारे, सेलुलर मतलब सेल। Multicellular organisms are organisms that are made up of multi number of cells। मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से मिलके ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। और वी ऑल आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग देख रहे हैं। यूनिसेलुलर को हम लोग देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक सेल के बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर को हम लोग देख सकते हैं बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ, वी ऑल आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। तो हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में आते हैं। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दो सेल होते हैं, एक होते हैं जर्म सेल्स और दूसरे होते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल, जर्म सेल क्या होते हैं? द सेल डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो सेल हेल्प करते हैं, दैट इज नोन एज जर्म सेल। And the next is somatic cell. All the process, all the life process, all the vital process other than reproduction is conducted by somatic cell. Means reproduction के अलावा जो हमारे बॉडी में vital processes होते हैं, जैसे डाइजेशन है, सर्कुलेशन सिस्टम है, respiration है, excretion है, etc. These are all conducted by somatic cell. ठीक है, सोमैटिक सेल हो गए। अब इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होते हैं, यूनिसेलुलर के लाइफ स्पैन कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये इवन एक 1 आवर्स भी और डेज में काउंट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मल्टी मिलियंस नंबर ऑफ सेल से बने होते हैं। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है क्या?
यूनिसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये एक वर्ड नया है, डिवीजन ऑफ लेबर। यूनिसेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल होता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, अब जैसे सपोज कीजिए कोई एक सेल है, अब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स आ रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिल्स क्या है, अभी डिटेल्स आप लोग नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़िएगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप ये समझिए कि ऑर्गेनल्स आर द स्पेशल कंपोनेंट ऑफ सेल डेट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन। हर ऑर्गेनल्स का अलग अलग फंक्शंस होता है, लेकिन ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर तो सिर्फ एक सेल का बना हुआ है और इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते नहीं हैं, तो इसका मतलब इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ ये एक सेल है तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन वही मल्टी सेलुलर है, हम लोग के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, दीज आर ऑल ऑर्गेनल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो डिवीजन ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल है। क्लियर हुआ? ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। अब उसके बाद जॉन मैथियस शेल्डन ने 1838 में ये कौन थे, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, 38 में जॉन मैथियस शेल्डन ने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप सेल, मतलब जो प्लांट होते हैं वो सारे सेल के बने होते हैं। उसके बाद फिर थियोडर स्वान ने 1839 में इन्होंने क्या बताया, ये भी जर्मन के रहने वाले जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, जॉन मैथ्यू शेल्डन ने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, स्वान ने बताया इन 1939 में कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब इन दोनों के पॉइंट्स को कंबाइन करके एक थ्योरी बना, दैट इज नोन एज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी में पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, लेकिन आर वर्चोस जी ने 1855 में आर वर्चो जी ने 1855 में सेल थ्योरी को रिफाइंड किया। उन्होंने इन दोनों के टर्म्स को भी अपनी थ्योरी में जगह दिया और उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, इट इज़ आइदर प्लांट और एनिमल। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने दिया। सेकंड दिया उन्होंने पॉइंट क्या रखा कि ऑल लिविंग थिंग्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, मतलब ऑलरेडी जो सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे जो सेल बना, हम लोग जैसे मल्टी सेलुलर हैं लेकिन हम लोग एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनसे हम लोग डिराइव हुए, उनसे हम लोग बने, तो हम ऑल लिविंग थिंग्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस विद इन द सेल, मतलब हमारे सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। अब ये मेटाबॉलिक्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है, द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन विद इन द सेल एंड दैट कन्वर्ट्स द फूड इनटू एनर्जी। हम लोग खाना खाते हैं,
इंस्टेंटली हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन हमारे बॉडी में वो एनर्जी स्टोर होके रहता है। तो ये किसके कारण होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नाउ द वन इज कैटाबॉलिज्म, नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, और एनाबॉलिज्म क्या हो गया, कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में किसी भी बड़े सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है, जैसे ब्रीदिंग, हम लोग सांस लेते हैं। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आप लोग कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि ब्रीदिंग इज ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे, दिस इज ब्रीदिंग, मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन क्या हो गया, द रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड combined with oxygen, it releases carbon dioxide, water and energy in the form of ATP। ATP के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होता है। मीन्स कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, हमारा फूड पार्टिकल्स ये ऑक्सीजन के साथ रिलीज हो रहा है, और किस चीज़ में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में टूट रहा है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कितने मॉलिक्यूल्स, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमारे बॉडी में स्टोर होता है। मीन्स यहाँ देखिए ब्रेक डाउन हो रहा है, हमने कोई भी फूड पार्टिकल्स लिया, और जब हमारा टिथ मैस्टिकेट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में रिलीज हो गया। टाइम टू टाइम हम लोग एक्सेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज हो गया। वाटर हमारे बॉडी में स्टोर होता है, लेकिन जब जितना स्टोर होना होगा, लेकिन टाइम टू टाइम ये बॉडी से एक्सेस वाटर तो रिलीज होगा। तो कैसे रिलीज होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। ये एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। आगे पढ़िएगा आप लोग कि ये एनर्जी कैसे एटीपी में, जब आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे एटीपी में कन्वर्ट होता है। तो आप लोग अभी समझ लीजिए कि एटीपी 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। अब हम लोग को तो हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है, अब दिन भर तो हम लोग खाते नहीं रहते हैं, तो ये एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर होके रहता है। तो जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारा बॉडी उस एनर्जी को यूज अप कर लेता है। तो कैटाबॉलिज्म क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, किसी भी बड़े सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एनाबॉलिज्म क्या होता है, ये कंबाइन करता है। जैसे सिंपल सा आपने ये प्रोसेस पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, chlorophyll, in the presence of sunlight they releases energy and oxygen। अब ये एनर्जी तो वो प्लांट स्टोर कर लेता है, और ऑक्सीजन वो रिलीज कर लिया, रिलीज करा तो वो हम लोग एक्सेल कर ले। इसका इक्वेशन देखिए आप लोग, एनाबॉलिज्म का रिएक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये किसके किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll, it releases energy and oxygen। अब यहाँ पे देखिए ये बिगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, मीन्स छोटे छोटे पार्ट मिलके बड़े हो गए। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, छोटे छोटे पार्ट सिंथेसाइज कर गए, मिल गए। तो ये प्रोसेस हमारा एनाबॉलिज्म कहलाया, और कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये प्लांट जो है ये स्टार्च के फॉर्म में बॉडी में स्टोर कर लेगा, प्लांट अपने पूरे पार्ट्स में स्टोर करके रखता है, और ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और वो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज क्लासेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन
क्लास ख़त्म होने के पहले आपको सेल थ्योरी का एक रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी में क्या था, जॉन मैथ्यूज शेल्डन ने 1838 में इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने सिर्फ प्लांट के बारे में बता दिया। उसके बाद 1839 में थियोडर श्वान ने बताया कि नहीं, प्लांट ही नहीं, एनिमल भी सेल के बने हुए हैं, मतलब ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद थ्योरी को रिफाइन किया गया। 1855 में आर वर्चोजी ने सेल थ्योरी को, इन दोनों के पोस्टुलेट्स को, इन दोनों के थिंकिंग को जॉइंट करके एक नया सेल थ्योरी बनाया। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले बनाया all cells arises from pre-existing one. Second is all organisms are made up of cell. Third one, all the metabolism means all the metabolic reactions take place within the cell. And the fourth one is all cells are arises from single cell. मीन्स हम लोग सारे कुछ सिंगल सेल से ही बने हुए। जब हम लोग अपने मदर के वुम में रहते हैं तो वी आर सिंगल सेल्ड, फिर जब हम लोग ग्रो करते हैं तो मल्टी सेलुलर बन जाते हैं। तो वी ऑल सेल्स, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनल्स का डिटेल्स पढ़ेंगे। टिल देन बाय, बी सेफ एंड हेल्दी, थैंक यू।